हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। मैं वीनस जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारी सी सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026 और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। तो देखते हैं पहला सवाल। जेईई मेंस 2026 21 जनवरी को शाम को पूछा गया। An infinitely long straight wire carrying current I is bent into a planar shape shown in the figure. The radius of circular part is r. The magnetic field at the center O of the circular loop is, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है I J K और आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी O पे वो कितनी होगी। अब आप देखिए कि ये इनफाइनाइट वायर है, राइट। ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है। सो इसको दो पार्ट में अपन ब्रेक कर लेते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होती है भाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय R, राइट। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, राइट। अब जो करंट यहां से जाएगी वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में होगी और क्लॉकवाइज सेंस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है। सो जो बाहर वाली डायरेक्शन है उसको प्लस आई क्या बोला है और अंदर वाली डायरेक्शन को माइनस आई क्या बोला है। सो ये वाली जो डायरेक्शन है म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय R आई क्या एंड म्यू नॉट बाय 2 सर्कुलर लूप के कारण म्यू नॉट बाय 2 I बाय R माइनस आई क्या। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमें असर्शन रीजन दे रखा है और आपको ये चेक करना है कि दोनों असर्शन रीजन सही है गलत है क्या है और एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो लेट्स बिगिन। असर्शन क्या दे रखा है, इंडिविजुअल एटम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess a magnetic dipole moment and interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves forming domain। ये बात बिल्कुल सही है। हम तीन तरह के मटेरियल पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। सो फेरोमैग्नेटिक में होता क्या है, जो डायपोल के मतलब मटेरियल के अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं, डायपोल मोमेंट का ऐसे क्या होता है पूरा पूरा ग्रुप बन जाता है ना, और पूरे ग्रुप का जो डायपोल मोमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, उससे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एनहांस होती है। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई ये अलाइन हो जाते हैं देमसेल्व्स फॉर्मिंग द डोमेन, ठीक है। पूरा ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ डायपोल्स। रीजन क्या दे रहे हैं, रीजन बोल रहे हैं कि जब एट हाई इनफ टेम्परेचर डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिसइंटीग्रेट, thus magnetization will disappear at high enough temperature known as Curie temperature। हमें ये बात भी पता है कि जब टेम्परेचर में बॉडी का बढ़ाता हूँ तो वो जो ग्रुप बन रहे होते हैं वो ग्रुप के जो डायपोल मोमेंट थे वो सब एक दिशा में अलाइन होते थे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है वो अपने अपनी डायरेक्शन में अलाइन होना बंद कर देते हैं। एक डायरेक्शन में अलाइन होना बंद करते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल था, जो बहुत बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल था जिसको अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो हाई टेम्परेचर पर टूट के पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि भाई ये जो अगर वो बहुत बढ़ाते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिसअपियर हो जाता है। कहाँ पर, एट हाई टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर is 2 ampere. The magnetic field at centroid is alpha into 10 to the power minus 5 Tesla. You have to find the value of alpha, right? अब आप देखो ध्यान से कि सबसे पहले अगर मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बाहर आ रही है, इसके कारण बाहर, इसके कारण बाहर, तीनों के कारण कहाँ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ठीक है। तो आप एक काम करो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको तो आप ऐसे लिखो, इट इज 3 times द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन वायर। किसी भी एक वायर के कारण निकाल लो, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं अपन, ये जो बॉटम वाला वायर है, नीचे वाला वायर मुझे दिख रहा है, तो नीचे वाला वायर के कारण अपन क्या निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। ये वी नो दैट दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, राइट, ये कितना होगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, 60, राइट। अगर ये ब्लू वाले डिस्टेंस में यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस d बोल दूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, ये आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 60 प्लस साइन 60, राइट। अब मुझे d निकालना है, करेक्ट। तो बाकी सब तो इजी है, आपको पता है 3 इंटू ये कितना जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, करंट 2 है, डिस्टेंस निकाल लो। साइन 60 इज √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना।
अब बस डी निकालना है, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब डी कैसे निकालें? तो डी निकालने के लिए मुझे साइड लाइन दे रखी है ना, तो दो तीन तरीके हैं, या तो आप साइन थीटा कॉस थीटा लगा लो, या एक तरीका ये है कि इसको हाइट मान लो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ना, और इसको बेस मान लो। अब बेस तो कितना है, बेस ऑब्वियसली बात है इक्वल ट्रायंगल तो 483 ही होगा। अब इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इज 4√3 राइट, और एरिया इक्वल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये जाएगा 4√3 इंटू 4√3। अब आप देखना है सर बढ़िया चीज कि यहाँ से एक 4√3 से एक 4√3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया है ना, तो √3 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया h, ये यहाँ हो गया 6, तो हाइट कितनी आ गई 6, मतलब हाइट मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर ये हाइट 6 सेंटीमीटर है तो हमको पता है कि भाई ये जो रेशियो होता है ये 2:1 में होता है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये d की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पे आप बस d की वैल्यू 2 सेंटीमीटर डाल दो, 2 × 10⁻², और आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 बढ़िया आएगा, बात खत्म। ये हो गया हमारे पास 3√3 × 10⁻⁻5 3√3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A short bar magnet placed with its axis at 30 degrees with external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter. Work done in moving it from most stable state to most unstable position is alpha × 10⁻³ अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है ना, तो इसको बोलते हैं अपन स्टेबल स्टेट राइट। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -m.b होती है राइट, -m.b। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब अपने को क्या बोला उन्होंने आपको एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है इन मूविंग फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू अनस्टेबल, मतलब फाइनल पोजीशन क्या हो जानी चाहिए, फाइनल पोजीशन अनस्टेबल वाली हो जानी चाहिए, ये वाली राइट। सो अब देखो कितना हो जाएगा ये, जब स्टेबल स्टेट में होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो लीस्ट होती है, वो होती है -mb, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -+ करेक्ट। तब क्योंकि यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, तो a × b × cos 180 माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल, that is mb minus of -mb, that is 2mb। अब एक्चुअली में mb की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसके लिए डेटा दे रखा है उन्होंने बोला कि एक जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो 0.016 कर रहा है। सो वी नो दैट अगर कोई डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो टॉर्क लगता है m×b या mb sin थीटा, एंगल कितना है दोनों के बीच का 30 डिग्री, टॉर्क कितना है 0.016 राइट, 0.016। अब mb की वैल्यू एक काम करते हैं sin 30 यहाँ से पुट कर देते हैं 1/2, तो ये जाएगा 0.032 इक्वल टू mb की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इट इज 2 × 0.032, मेरा आंसर आ गया 0.064 जूल। अब आपने तो पूछा है कि 10⁻³ की फॉर्मेट में, सो ये जाएगा 64 मिली जूल, करेक्ट आंसर है 64। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Two identical circular loops P and Q, each of radius r, are lying in parallel planes such that they have common axis. Current through P and Q are I and 4I respectively in clockwise sense as seen from O. Magnitude of magnetic field at O is, ठीक है। अब देखो ध्यान से, P और Q है, इसमें एक में करंट कितनी फ्लो हो रही है, एक में I फ्लो हो रही है और एक में 4I फ्लो हो रही है, और O से देख रहा हूं तो दोनों क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक, अब मेरे को एक चीज पता होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर इधर से देख रहा हूं मैं और ये क्लॉकवाइज सेंस है ना, क्लॉकवाइज सेंस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है भाई, अलोंग द एक्सिस होगी और बाहर की तरफ जाएगी, या बोलो राइट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इस तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अगर मैं 4I के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो 4I के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस दिशा में आएगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, क्यों मुझे क्लॉकवाइज में दिख रहा है। अब मैं अगर इसको देखूंगा और अगर ये मुझे क्लॉकवाइज में दिख रहा है राइट, वो P पॉइंट पे, मतलब P वाली जो रिंग है ये मुझे क्लॉकवाइज में दिख रही है, तो इसके कारण भी अगर उंगलियां क्लॉकवाइज में घुमाऊं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी,
अंदर की तरफ आएगी या लेफ्ट में आएगी, चाहे इधर हो, सेंटर में हो या इधर हो, तो इसके करंट में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही, करंट आई करंट। तो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। अब देखो रिंग की एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये सबको याद। चल, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, है ना। इसमें करंट कितनी है भाई, इसमें करंट 4I है, इसमें करंट I है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों को सेम सेम ही होगा, और ये 4 टाइम्स हो, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, इट इज ये P आएगा, सो 4 टाइम्स 4I, है ना, बाकी सब एज इट इज 4 माइनस 1 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया अपना, ये हो गया 3 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज, एक काम करते क्यूब कर देते पहले अपन इसको ना, तो नीचे हो जाएगा ये आर बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, है ना, और 1 + 1 2 टू द पावर 3/2, तो ठीक है 8 रूट आ गया, रूट 8 मतलब 2√2 भी कर सकते हो उसको आप, सो 3/4√2 3/4√2 I/R म्यू नॉट और चली जाए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm shows a full scale deflection for current 1 milliampere. Value of resistance required to convert this galvanometer into ammeter showing full scale deflection of 5 milliampere. अब बेसिकली शंट की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो आपको पता है कि शंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई IgG, where G is the resistance of the galvanometer upon I minus Ig। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है लिखने का, Ig को कॉमन निकाल लो तो इस तरफ से और काट दो, तो ये हो जाएगा अपना I अपॉन Ig माइनस 1। ठीक है, अब देखो G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना है 100, I क्या है भाई, जो करंट हमें चाहिए मैक्सिमम करंट कितनी 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय जो गैल्वेनोमीटर की करंट है मैक्सिमम करंट कितनी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर, तो ये हो गया हमारे पास 100/4 दैट इज 25 ओम। द करेक्ट आंसर इज 25। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 3 long straight wires carrying current are arranged mutually parallel as shown. Force experienced by 15 centimeter length of wire Q। ये जो वायर Q है इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना। चलो, तो हमें पता है कि कोई भी वायर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो होता है बिल, राइट। तो उसका करंट कितना है, करंट उसके पास 1 एम्पियर है, लेंथ कितनी है वो बोल रहे सिर्फ 15 सेंटीमीटर लेंथ पे ही आपको फोर्स निकालना है इनटू नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट ऑन दैट वायर। अब इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इन दोनों के कारण आ रही है, आसपास वाला करंट, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस आ रही है अंदर की तरफ, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी क्या आ रही है, क्रॉस आ रही है, ये भी अंदर की तरफ आ रही है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही करंट के कर रही है, जुड़ रही है। तो अपन सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट, क्या फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इसको, है ना, म्यू नॉट बाय 2 पाई I/R। अब दोनों में करंट अलग अलग है तो इसको लिख दो I1/D1 प्लस I2/D2, ठीक है, इस तरह से। सो I1 ये 3 सेंटीमीटर 3/3 सेंटीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में रहने दो अभी, प्लस करंट कितना 2/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और बढ़िया हो गया। तो 3/3 2/2, तो ये क्या 1 + 1 2, और सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो ये 10⁻⁻2 का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ऊपर हो जाएगा 10⁻+2, बाकी सब एज इट इज चल रहा है, म्यू नॉट बाय 2 पाई एज इट इज, ठीक है। चलो, तो इसको याद करते हैं अपन, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन पाई 10⁻2 15 अपॉन 10⁻2, ये कट गया। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁻7 दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल।
Magnetic field at the center of a current carrying loop of radius r is 16 microtesla. The magnetic field at a distance x equals to root 3r on its axis from the center is dash tesla. ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2I/r, ये होता है सेंटर पे। और एक्सिस पे कितना होता है, एक्सिस पे होता है म्यू नॉट बाई 2I/r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, राइट। r² प्लस x² की पावर 3/2, x कितना देखा है, √3r, सो r² प्लस x² की पावर 3/2, दोनों का रेशियो ले लो, काम ही खत्म हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा r² कॉमन निकाल लो, तो r² कॉमन निकाल लिया, ये r टू द पावर 3/2 स्क्वायर 2 कट जाएगा, r³ बचेगा, सो म्यू नॉट बाई 2I/r इधर बच गया, और ये हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 is 4, 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, 2³ ये कितना हो गया मेरे पास, म्यू नॉट I/2r इंटू 1/8, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये म्यू नॉट बाई 2I/r, ये BC है बेसिकली, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइडेड बाय 8, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब सेंटर पे कितना दे रखा उन्होंने दे रखा 16 माइक्रोटेस्ला, 16/8 माइक्रोटेस्ला, दैट इज 2 माइक्रोटेस्ला इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर विद लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड electric current distributed uniformly over its cross section. The magnetic field due to this current is. अब यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको कमेंट करना है। ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम एट द ईदर एंड एंड मिनिमम एट द मिड पॉइंट। देखो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का वेरिएशन हम पढ़ते हैं, राइट, तो जैसा ग्राफ अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने में आता है वैसा ही ग्राफ अपन मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर स्फीयर के लिए होता है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है इस तरह से। तो आप देखो ये r वाला है, r = 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, मतलब एक्सिस पे, और ये r = इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे फिर 0 हो जाती है, तो मिनिमम कहाँ हो गई 0 पे, राइट। यहाँ तो इन्फिनिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो क्या हो रहा है, मैक्सिमम एट द ईदर एंड एंड मिनिमम एट द मिड पॉइंट, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई। दूसरा क्या है, मैक्सिमम एट द एक्सिस पे से 0 है। तीसरा क्या है, मिनिमम एट द सरफेस पे मैक्सिमम है, ये भी गलत। डी मिनिमम एट द एक्सिस, ये सही बात है कि जो एक्सिस है बेसिकली, एक्सिस मतलब यहाँ पर r = 0 अपन ये देते हैं ना, ये एक्सिस मान लो सिलेंडर की, तो यहाँ पर अपन r = 0 ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, एंड सेम एट ऑल द पॉइंट्स, तो सेम तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर इज डी ओनली। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यूनिफॉर्म वायर of resistance lambda ohm per meter is bent into a circle of radius r, and another wire of length 2r is connected between A and B, AOB. The equivalent resistance between A and B will be. हालांकि ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, पर वहां स्किप हो गया तो छूट गया था, तो अपन इसको यहाँ कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली सिचुएशन क्या है, उन्होंने ये लेंथ है, ये 2πr लेंथ होती है, करेक्ट। तो उन्होंने ए और बी के बीच में अपने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, लेकिन कब, जब उन्होंने एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया जिसकी लेंथ कितनी 2r, तो ये r है, ये भी r है, इसकी लेंथ 2r हो गई, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, डायग्राम अगर सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। अब आप देखो, अपन इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये वाला a से b, ये आर्क, एक रेजिस्टेंस AOB और एक रेजिस्टेंस a और b, बड़ा आर्क है ना। तो अगर मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ R1 बोल दूं, इन दोनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को अपन कुछ R बोल देते हैं, R1, R2 और R3, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए मेरे पास, या तीनों पैरेलल में है, सो वी नो दैट R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक। चलो, अब सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला लैम्डा इसका जो है ओम पर मीटर में दे रखा है, तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको रेजिस्टेंस निकलते जाएगा। तो यहां से यहां तक की लेंथ, अगर आप देखो ये पूरा सर्कमफेरेंस 2πr है, तो ये कितना हो जाएगा πr/2, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, पहला ये हो गया, ये लेंथ 2πr में से अगर πr/2 हटा दे तो 3πr/2 बचा है, तो 3πr/2 इनटू लैम्डा, ये मेरे पास r3 हो गया, और ये लेंथ ऑलरेडी 2r दे रखी है, तो जो r2 है ये हो जाएगा लैम्डा इनटू 2r, करेक्ट। तो अब तीनों को यहां रख दो, ये हो जाएगा अपना 1/λ इनटू πr प्लस
1 अपॉन लैम्डा इंटू 2r प्लस 2 अपॉन 3 पाई लैम्डा आर। अब आप देखो यहाँ पे लैम्डा आर सब जगह से बाहर आ रहा है, यहाँ से आ गया मेरे पास 2 बाय पाई, राइट, 2 बाय पाई प्लस यहाँ पे आ गया 2 बाय 3 पाई, राइट, प्लस 1 बाय लैम्डा आर बाहर, तो ये 2 हो गया। नाउ आई कैन सी यहाँ से 2 बाय पाई भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस 1 बाय 3 इज 4 बाय 3, सो 2 बाय पाई इंटू 1 प्लस 1 बाय 3 इज 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 2, दिस इज लैम्डा आर, जो इक्वलेंट आ गया आपका 8 बाय 3 पाई प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा बाय 1 बाय लैम्डा आर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअली में 1 बाय आर है, इसका उल्टा कर दो आप, है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपको करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।